बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ जाने से पहले हम लोग आयोनाइजेशन प्रोसेस को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होती है। आयोनाइजेशन, हमारे पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हाइड्रोजन एटम है, उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन मौजूद है और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है। ठीक है, इस आयन के ऊपर क्या आ गया है, +1 चार्ज आ गया है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया है, रिलीज हो गया, निकल गया। तो ये जो आयन फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, आयंस जो होते हैं वो हमेशा एनर्जी की वजह से बनते हैं। ठीक है, आपने आयोनाइजेशन का प्रोसेस जो है, आयन फॉर्मेशन को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि आयंस कैसे बनते हैं। ठीक, तो आयोनाइजेशन जो है वो आयन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं। अब आयंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, केटाइन भी होता है यानी कि पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी स्पेसिफिकली इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आयन बनने के दौरान जो एनर्जी हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम था। इस हाइड्रोजन एटम में से क्या है, ये अभी 0 स्टेट में है, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है ये एक सेपरेट अलग एटम है, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, ये एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आम तौर पे हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें मस्ट भी हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि एक एटम में से जो ग्राउंड स्टेट में है, ये एटम क्या है इस टाइम ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। तो ग्राउंड स्टेट में मौजूद एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो +1 चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं कि ये आयन फॉर्मेशन है, यानी कि केटाइन फॉर्मेशन है और इसके दौरान जो एनर्जी चेंज आता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो मस्ट भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से निकलना चाहिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, सोडियम है। ठीक है, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। इसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो इसका सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और जो इसका वैलेंस शेल है, ठीक है,
ये इनर शेल्स होते हैं, और जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। और सोडियम के उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब होता ये है कि जब इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वैलेंस शेल में से, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? अब 11 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने मौजूद हैं? 10 हो गए हैं। फर्स्ट शेल में 2, और अब इसका जो वैलेंस शेल है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये वाला जो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसका वैलेंस शेल हो गया। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हुआ है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये एक यूनी पॉजिटिव आयन बन गया है, एक केटायन बन गया है। ठीक है, इसके दौरान जितनी एनर्जी जो होती है रिक्वायर्ड होती है, स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स जो हैं यानी कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक है, तो लाजमी बात है जब हमने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, निकालना है, तो एनर्जी उस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। हमें कोई भी चीज़ छीनने के लिए, स्नैच करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए हमारे पास जो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो है डेल्टा H इज इक्वल टू 496 किलो जाउल पर मोल। अब ये 496 है, ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव 496 है। ठीक है, पॉजिटिव का साइन जो है हम लोग शो नहीं करते, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 496, यानी कि 496 किलो जाउल पर मोल एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है पर मोल। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये जो मैंने इसको पिक्टोरियल वे में इसको लिखा है, हम लोग इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी क्या है लिख सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि सोडियम ये ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये 0 होता है। ठीक, इसमें से जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये, और इसके में जितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए है वो 496 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट है वो है किलो जाउल पर मोल। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, किलो जाउल पर मोल। ठीक है, -1 की पावर में भी इसको शो किया जा सकता है, दोनों तरीकों से शो किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारे पास, क्योंकि अभी वैलेंस शेल में से सोडियम के वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन था और वो रिमूव हो गया है, तो ये उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप के और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में ग्रुप नंबर हमें आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बता रहा होता है। तो जो सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक, कैल्शियम, उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो जब उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा तो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ पिक्टोरियल वे में, अगर मैं मैग्नीशियम को ड्रॉ करती हूँ पहले, ये देखिए मैग्नीशियम हमारे पास होता है 12 एटॉमिक नंबर, यानी कि मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और थर्ड शेल में ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन। इसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इसका थर्ड शेल ही वैलेंस शेल है। अब होगा ये कि जब हम, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब इसके पास 12 प्रोटॉन हैं और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 11 रह गए। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम के एटम में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार होती है? इसकी डेल्टा एच की वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसका होता है 738 किलो जूल पर मोल। ओके, अब ये तो मैंने पिक्टोरियल वे इसका ड्रा किया है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन की फॉर्म में मैं लिखती हूँ, क्या आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये मैग्नीशियम की ग्राउंड स्टेट है, इसमें से क्या है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया और डेल्टा एच यानी कि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वैलेंस शेल में से, वो है 738 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखें कि जब इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो चुका है, अब ये जो आयन बना है मैग्नीशियम पॉजिटिव 1, ये मैग्नीशियम एक यूनिपॉजिटिव केटायन बन चुका है, ठीक है ना। अब ये जो यूनिपॉजिटिव आयन है, इसमें से वो एक और इलेक्ट्रॉन जो है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, वो भी निकलेगा। मैं पिक्टोरियल वे में आपको ड्रा करके बताती हूँ। देखें, जब हमारे पास क्या बना था, मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला था तो 12 प्रोटॉन थे उसके और 11 इलेक्ट्रॉन रह गए थे। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया था और इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया था। अब होना ये है कि पॉजिटिव 1 चार्ज इसके अंदर मौजूद है, ऊपर मौजूद है। अब एक और इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें से रिमूव होना है। तो स्टूडेंट्स, गौर करें कि पहले हमारे पास 12 प्रोटॉन की पावर में से, ठीक है, हमारे पास जो वो 12 प्रोटॉन थे वो 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से निकलेगा तो प्रोटॉन तो 12 ही हैं, लेकिन अब उनकी पावर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है। मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो इम्बैलेंस हो चुका है। तो 12 प्रोटॉन पहले की निस्बत ज़्यादा फोर्सफुली इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल में जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, इसको खींच रही है। लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट करने के लिए 738 से ऑफ कोर्स ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। और ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये थी 738 और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं इसकी इक्वेशन फॉर्म में लिख दूं। अब ये mg
+2 प्लस 1 मोर इलेक्ट्रॉन निकला है। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर 1450, डबल, ऑलमोस्ट 738 का डबल है। तो इसका मतलब है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, और उसकी रीज़न ये होती है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से निकलता है वो न्यूट्रल एटम में से निकल रहा होता है। मतलब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जितना होता है उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। तो वो इक्वली क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हमारे पास ऑलरेडी जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। क्यों स्ट्रॉन्ग हो चुकी है? जैसे मैग्नीशियम के केस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने जब निकलना है तो 12 प्रोटॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 11 इलेक्ट्रॉन पे होती है। तो वो ज़्यादा फोर्सफुली न्यूक्लियस अट्रैक्ट किए होता है, ठीक है। इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, ऑलमोस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से डबल आती है। इन द केस ऑफ मैग्नीशियम ये 1450 किलो जूल पर मोल आई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the first electron from the valence shell। वैलेंस शेल में से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन from the valence shell of an isolated gaseous, ये देखें, यूनिपॉजिटिव आयन। जो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो न्यूट्रल एटम में से नहीं निकल रहा बल्कि वो यूनिपॉजिटिव आयन में से निकलता है। इस वजह से उस क्या होगा, हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा आती है। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम का केस होता तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती, फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती और फिर उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती। तो होना यही था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर होती सेकेंड से, और सेकेंड जो होती है स्मॉलर होती किससे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है। तो ये तो सारा था हमारे पास किससे मुतालिक, आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसकी टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है।